दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 5th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कपल मोमेंट या टॉर्क ऑफ ए कपल को पढ़ा था। जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं तो कैसे हम टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं और उससे जो टॉर्क निकल के आता है वो एक फ्री वेक्टर होता है। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो। जरा देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मोटर है, ठीक है, और मोटर को हमने ऐसे दो लेग बना रखी हैं इस तरह की, और ये यहाँ पे माउंट कर दी गई है। यहाँ पे बोल्टेड है ये सरफेस पे, और यहाँ पे एक और सरफेस है इधर, ठीक है, यहाँ पे बोल्टेड है, ठीक है, थोड़ी ऊपर लगा रखी है मोटर, और नीचे से हमने ऐसे कुछ सरफेस बना रखे हैं। आपको ये दे रखा है कि ये जो एंगल है इसका ये 60 डिग्री का है इधर, और इधर जो ये रोड है इसका एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो हाइट है ये भी मान लीजिए आपको दे रखी है, और ये हाइट आपको दे रखी है 0.15 मीटर। मान लीजिए ये हाइट इतनी दे रखी है आपको। आपको ये गिवन है कि ये जो मोटर है जब ये रोटेट करती है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो रोटेट होती है मोटर। रोटेट होने से जो इसमें बॉल बीरिंग से जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो इसकी पूरी बॉडी को अपने साथ रोटेट करने की कोशिश करता है, और वो जो टॉर्क लग रहा है वो है मान लीजिए 5 न्यूटन मीटर का। ऐसे मान लेते हैं कि इसकी पूरी बॉडी पे इस तरफ बॉडी को भी रोल करने की कोशिश करती है मोटर जब रोटेट करती है, तब कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन मीटर से। अब इसको रोकेगा कौन? ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्सेस आएंगे जो यहां पे ऑपोजिट टॉर्क देंगे इसको इतना ही, सो दैट ये रोल ना करे। तो मैं उन रिएक्शन फोर्सेस को यहां पे R मान रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा फिर -R हो जाएगा। सवाल यह है कि इस R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। अब ये कैसे बताओगे भाई, जरा पॉइंट को समझिए। पहली बात तो ये R जो है ना ये ऑपोजिट देगा सो दैट ये रोल ना करे पूरी बॉडी, क्योंकि रोल तो कर नहीं रही है, तो इसका मतलब जितना टॉर्क इधर की तरफ इसको रोल करने की तरफ लगाया जा रहा है उसको अपोज किया गया होगा इस किसी से, तो ये रिएक्शन फोर्स जो है ये अपोज करेंगे। इसका मतलब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये R की वैल्यू क्या होगी। अब जरा समझिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो टॉर्क बनना चाहिए ना वो यही आना चाहिए, और क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है तो यहाँ पे कपल फोर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो टॉर्क ड्यू टू ए कपल आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है अगर ये आ जाए तो इसकी वजह से टॉर्क हम निकाल लेंगे, दैट टॉर्क हैज टू बी 5। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें ये पता है कि यहां से अगर मैं ये पूरी ये इसको लेके जाऊंगा तो ये सेंटर पे मिलेगी भाई, इसकी ये इसके सेंटर पे जाके आपको ये मिलेगी ऐसे, ठीक है, वहीं से लगाया गया है, ठीक है। तो अब आप बताओ, ये लेंथ आपको पता है वर्टिकल लेंथ 0.15 और ये 60 है, तो 1060 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, 0.15 √3 नहीं हो जाएगा? 1060 इक्वल टू √3 होता ना, और 1060 कितना होता है? 1060 इक्वल टू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 0.15 और बेस तो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो कितना आएगा बताओ? बेस को मैं b बोल देता हूँ, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 0.15 बाई √3, तो इधर भी 0.15 बाई √3 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ट्वाइस कर देता हूं तो 0.3 बाई √3 हो जाएगा। ये जो पूरी लेंथ है 0.3 बाई √3 हो जाएगी, सही है जी। तो अब तो बहुत आसान हो गया, R इंटू 0.3 बाई √3 जो ये बनेगा टॉर्क ड्यू टू ए कपल, दैट हैज टू बी 5, और इसके ऑपोजिट है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से टॉर्क आएगा, इसके ऑपोजिट आएगा, और 5 न्यूटन मीटर के बराबर ही होगा। तो यहां से R की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट कम्स आउट टू बी 5 √3 अपॉन 0.3, सो इट कम्स आउट टू बी 50 बाई √3 न्यूटन, ठीक है। इतना आपका रिएक्शन फोर्स केवल इसको अपोज करने के लिए आया है, ये इसके मास की वजह से नहीं आया, ध्यान देना। इसका खुद का जो मास होगा उसकी वजह से भी नॉर्मल फोर्स कुछ बनेगा, ठीक है, वो एक अलग डिफरेंट चीज है। इसको टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ये बना है सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रिएक्शन फोर्स है ये टॉर्क को बैलेंस करने के लिए बना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं।
देखिए दोस्तों, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, और यहां पे कोई रिजिड बॉडी है, यहां पे कोई रिजिड बॉडी है। इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 इंटू, बल्कि 9 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपको फोर्स दे रखा है F1 इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखे हैं 1, या मे बी 4,2,3, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये आपका F2 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज मे बी 10 ले लेता हूं, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस √6 की कैप, ठीक है, और इसको आप 12 ले लो, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा F2 फोर्स है, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। एक फोर्स दे रखा है F3। अच्छा, यहां पे जो फोर्स है ना, ये लोकेशन भी आपको दे रखी है, और लोकेशन क्या है सुनिए, लोकेशन है इसकी 1,2,2। सोचिए ये इसकी लोकेशन है, 1,1,2 लिख लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, 1,3,2 ले लो, ठीक है। ये मेरा एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां पे एक F3 फोर्स एक्ट कर रहा है, और यहां पे जो पॉइंट है ये आपको दे रखा है x में, मान लीजिए मेरा है ये मे बी x में ले लेता हूं 1 या -1 ले लेता हूं, x में मेरा -1 है, y में मेरा जो है वो 1 है, और z में मान लीजिए मेरे पास 2 है। ये पॉइंट आपको यहां पे F3 फोर्स एक्ट कर रहा है। ये 3 फोर्सेस आपको दे रखे हैं दोस्तों। सवाल यहां पे क्या है सुनिए, सवाल यहां पे ये है कि आपको F3 की वैल्यू बतानी है, फाइंड F3 सच दैट द नेट टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी इज independent of the location about which the torque is calculated, independent of the location about which net torque is calculated। आपको बताना है कि मैं F3 को क्या लूं, कि मेरे पास जो इसके ऊपर जो नेट टॉर्क आएगा वो कौन से पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके इंडिपेंडेंट आ जाए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है F3 की वैल्यू मैं क्या लूं। कैसे करेंगे भाई? तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, जरा देखो। सबसे पहले यहां और यहां के बीच में देखते हैं, और यहां के बीच में देखते हैं। आई कैप का कंपोनेंट देखिए, आई कैप का कंपोनेंट इसमें 9 है और इसमें कितना है, 12 है। अच्छा, यहाँ पे √6 की बजाय आप 6 ही कर लो, क्योंकि या फिर कुछ और ले लो ना यार, क्योंकि √6 फिर परेशान करेगा मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मैं कुछ और सोच रहा था, तो इसलिए मैंने √6 लिया था, बट एनीवे। तो जरा देखिए दोस्तों, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो नेट टॉर्क है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट आ जाए हमारी, एक तरह से आप ये समझिए कि लोकेशन के इंडिपेंडेंट आ जाए। अब ये कैसे करेंगे, जरा देखिए।
तो पहले तो समझिए, सबसे पहले आई कैप कंपोनेंट देखते हैं। इसका आई कैप कंपोनेंट है 9 और इसका है 12। तो इसका मतलब दोनों का जो आई कैप कंपोनेंट है, आई कैप मतलब बाहर की तरफ जो है टोटल फोर्स जो लग रहा है 9 और 12 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 21 न्यूटन बाहर की तरफ लग रहा है। तो एक बात तो श्योर होगी है कि 21 न्यूटन पीछे की तरफ भी लगना चाहिए, तभी तो कपल मोमेंट बनेगा। सही बात है। तो 21 न्यूटन पीछे की तरफ भी होना चाहिए। अब 21 न्यूटन पीछे तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि लोकेशन दोनों की अलग अलग है। यहां पे जो 21 बाहर है उतना ही 21 अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, क्या लोकेशन पे मैटर करेगा कि ये 9 अलग जगह पे, ये 12 अलग जगह पे है? क्या उससे मैटर करेगा? उससे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा जरा देखिए। सोचिए अगर कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक 9 न्यूटन इधर लग रहा है, 12 न्यूटन इधर लग रहा है और 21 न्यूटन इधर लग रहा है। तो इसको भी हम कपल में ही काउंट करेंगे। आप बोलोगे सर कपल कैसे है? जरा देखो, इस 21 को 2 हिस्सों में तोड़ लो। एक आपका 9 न्यूटन और एक आपका 12 न्यूटन। ये 9 और ये 9 जो है, ये आपका क्या बनाएगा बताओ जरा? ये आपका एक कपल बना देगा। और ये 12 और ये 12 जो है, ये आपका एक और कपल बना देगा। तो ऐसे आप कपल में कह सकते हो। इसका मतलब जो F3 आएगा उसमें जो आई कैप कंपोनेंट होना चाहिए वो 12 प्लस 9 कितना होना चाहिए बताओ जरा? 21। तो -21 आई कैप ये होना चाहिए F3। अब आइए जे कैप। जे कैप क्या बनेगा बताओ जरा? 9 दूनी 18, 18 यहां पे और 36 यहां पे। तो 36 प्लस 18 कर दो तो 46 हो जाएगा, प्लस 8 और हो जाएगा ना। देखो 12 36, ये 36 प्लस 18, तो 36 प्लस 18 कितना होता है? 54। तो आपका यहां पे लिखोगे -54 जे कैप। ऐसे बताइए 18 यहां पे है और 24 यहां पे है। 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 इज 42, तो -42 के कैप। मेरे ख्याल से ये मेरा F3 फोर्स बनना चाहिए, सो दैट जो टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट आ जाए कौन से पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके। आप बोलोगे सर अब करके बताओ, तो चलिए जरा करके भी देख लेते हैं कि टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये फोर्स लेता हूं तो आप देख सकते हो कि जो नेट फोर्स है इसके ऊपर वो 0 लग रहा है। ये मैं आपको बता देता हूं, नेट फोर्स 0 लग रहा है। और कपल के केस में नेट फोर्स 0 ही होना चाहिए भाई। इसका देखो इस क्वेश्चन में क्या देखा, इसमें देखा कि रिजिड बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस पॉइंट के जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, टॉर्क की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब रिजिड बॉडी के ऊपर कपल एक्ट कर रहे हो। कपल एक्ट करने का मतलब है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब नेट फोर्स रिजिड बॉडी के ऊपर क्या होना चाहिए? 0। अब देख सकते हो आप नेट फोर्स अगर आप टोटल सम करके देखोगे इस पूरी रिजिड बॉडी के ऊपर तो नेट फोर्स आपका 0 आ रहा है। ये बात तो श्योर हो गई है। अब सवाल ये है कि अगर मुझे देखना हो कि भाई नेट टॉर्क मेरा इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये कैसे देखें? तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो। अब वो पॉइंट रिजिड बॉडी के इनसाइड हो या आउटसाइड, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कपल जो है ये नहीं देखता कि रिजिड बॉडी के अंदर कोई पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, बाहर कोई पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, तो वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इस पॉइंट को आप चाहे ओरिजिन ही क्यों ना मान लो, चाहे आप यहां पे ये वाला पॉइंट ले लो और इस पॉइंट के अबाउट तीनों फोर्सेस का टॉर्क देख लो और देख लो कि भाई वो एक बार ओरिजिन के अबाउट देख लो, एक बार इस पॉइंट के अबाउट देख लो, और दोनों केस में जो टॉर्क आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आपका सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं भाई कि टॉर्क की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ओरिजिन के अबाउट देख लेते हैं टॉर्क को, आउटसाइड ले लेते हैं पॉइंट, और एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, और यहां पे जो पॉइंट है वो है मान लीजिए 2 -1 2। ये कोई ऐसे मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या बनेगा और इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या बनेगा। ठीक है, इन तीनों की वजह से। तो अब कैसे देखोगे टॉर्क? उसको देखने के लिए सबसे पहले इसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट देखते हैं। तो ओरिजिन के अबाउट F1 की वजह से देखते हैं। तो F1 की वजह से अगर आप देखोगे तो R1 क्रॉस F1 देख रहा हूं। R1 क्या है बताओ जरा? R1 ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं अगर उसको निकालूंगा तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप की वैल्यू क्या है बताइए?
आई कैप अगर मैं आर में देखूं तो आर में बनेगा 4 2 3 4 2 3 और फोर्स में कितना बनेगा 9 18 18। सही है भाई। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों तो आई कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो बनाएगा दिस माइनस दिस, तो माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे कैप अगर आप देखोगे तो 4 इंटू 27। ठीक है, तो देखो ना 18 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 3, यही तो बनेगा भाई माइनस जे कैप का। तो यहां से आप 9 को कॉमन ले लो, तो 9 को कॉमन लोगे तो 8 माइनस 3 45 हो गया भाई। ठीक है, एक बार देख लो, मेरे हिसाब से ठीक है। प्लस के कैप, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर बाद में वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 9 कॉमन लिया है तो ये 8 बन गया और यहाँ पे 3 रह गया। ठीक है, के कैप में आइए, के कैप में आओगे तो 18 इंटू 3 54 बनेगा। यहाँ पे चेक करके देखो, 4 इंटू 18 माइनस 18। ठीक है, तो 18 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा। ये पहला फोर्स, ये टॉर्क आ गया टाउ 1, ये आ गया टाउ 1। अब आइए टाउ 2, तो टाउ 2 के लिए क्या करना पड़ेगा R2 क्रॉस F2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इसके लिए जरा देखो आई कैप जे कैप के कैप। R2 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, फोर्स यहां पे 2 तक देखो, 1 3 5 1 3 2 1 आई कैप 3 जे कैप 2 के कैप, 0 से देख रहा हूं भाई मैं। ठीक है, और यहां पे 12 36 एंड 24। सही है भाई। तो आई कैप का जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखो 0 बनेगा, 24 या 72 माइनस 72, तो ये तो 0 हो गया। माइनस जे कैप का जो कंपोनेंट बनेगा 24 माइनस 24, ये भी 0 हो गया। प्लस के कैप का बताइए 36 माइनस 36, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब जो ये बना है टाउ 2 वो आपका 0 न्यूटन बना है। नेक्स्ट आइए टाउ 3, तो टाउ 3 जो आएगा वो बनेगा R3 क्रॉस F3। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो बनेगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है जी, आई कैप जे कैप के कैप। और अगर मैं देखना चाहूं R3 मतलब यहां पे, ठीक है, तो बनेगा -1 1 2। सही है जी। और F3 कितना है -21 -54 एंड -42। तो जरा देखिए ये आई कैप का जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा -42 प्लस 54 इंटू 2। तो मैं इसको जरा देख लेता हूँ, 54 इंटू 2, इसमें से माइनस करना है 42, तो ये जो है 66 आ रहा है। 66 आई कैप हो गया माइनस जे कैप में क्या बनेगा बताओ, 42 माइनस 42, नहीं भाई 42 प्लस 42 बनेगा, तो 84 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो भाई, मिस्टेक ना हो जाए बस कोई। ठीक है, प्लस के कैप, तो के कैप में देखिए तो 54 प्लस 21, 54 प्लस 21 करोगे तो 75। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गया, F3 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो आ गया अबाउट दिस पॉइंट O। तो रिजल्टेंट टॉर्क की अगर मैं बात करूं टाउ नॉट, तो टाउ नॉट तो क्या करोगे बताओ, इनको ऐड कर दोगे। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा जरा देखिए, ऐड करूंगा तो आई कैप का कंपोनेंट देखो -18 0 एंड 66, तो अगर आप ऐड करोगे तो 66 में से 18 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 48 बनेगा भैया, 48 आई कैप। एक बार देख लो भाई, 66 में से 18 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो आई थिंक 48 बनेगा। ठीक है, अब आइए इन दोनों को ऐड करना है भाई, तो ऐड करोगे तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो जे कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस जे कैप, और 84 में 45 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 129 मेरे हिसाब से, तो 129 बनेगा भी। एक बार चेक कर लो, आई थिंक ठीक है, -129। ठीक है, अब आइए के कैप दोनों का ही पॉजिटिव है, तो के कैप का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा जरा देखिए, 75 प्लस 54, तो 5 और 4 9 और 7 और 4 11, तो 119। एक बार चेक कर ले भाई, 7 और 5 12 होता है, 129 बनेगा। एक बार चेक कर लो भाई 129 है कि नहीं है।
7 9 और 7 और 5 12, बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास टॉर्क आ रहा है इस O पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क आया है। अब आइए इस पॉइंट के अबाउट। अब अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे भाई? तो उसके लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको R1 की वैल्यू बदलनी होगी। ये R1 बनेगा, ठीक है, और ये आपका R2 बनेगा, और अब ये आपका R3 बनेगा। बाकी सब कुछ तो सेम है भाई, ठीक है। तो कैसे देखेंगे जरा देखिए, R1 की वैल्यू को बदल दो बस यहां पे, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं वैसे कैलकुलेशन कर ही ली हमने, ऑलमोस्ट ठीक ही है, मैं इसको रब भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चलो पढ़ा रहने दो, इधर देखते हैं भाई। तो अब जो नया R1 है, नया R1 क्रॉस F1 मुझे देखना है। तो जरा देखिए क्या बनेगा, I कैप J कैप K कैप, नया R1 क्या बनेगा यहां से यहां तक का, 4 - 2 2 2 माइनस ऑफ -1 3 एंड 3 - 2 1, ये नया R1 बन गया भाई। इंटू F1 करोगे तो 9 18 18। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो आई कैप का जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो आएगा 18 × 36, नहीं 18 2 36, 18 × 54 माइनस 18, तो 36 आ गया ना, ठीक है भाई। आई कैप का कंपोनेंट 36 आ गया, माइनस जे कैप, बोलिए भाई माइनस जे कैप क्या बनेगा बताओ जरा, 36 - 9, देखो ना 36 - 9 तो 27 हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई के कैप, तो प्लस के कैप करोगे तो के कैप में क्या बनेगा, 18 दूनी 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 करोगे तो 9 आ जाएगा। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट आइए R2 क्रॉस F2। अब नए वाला देखते हैं R2 क्या बनेगा, आई कैप J कैप K कैप, R2 की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। यहां से R2 ये है तो 1 - 2 -1, 3 माइनस और -1 4 बन गया, यहाँ पे 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। और F2 जो है वो है 12 12 × 36 एंड 12 दूनी 24, ठीक है जी। तो जरा देखिए दोस्तों, आई कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा, आई कैप का कंपोनेंट बनेगा दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96, 4 × 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है भाई। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा जरा देखिए, -24, तो ये +24 हो जाएगा भाई, ठीक है। एंड प्लस के कैप, के कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा जरा देखिए, -36 एंड -48, ठीक है। तो देख लो -36 -48, तो 36 और 48 को जोड़ दो ना, आप कितना बनेगा, आई थिंक 84, तो -84, ठीक है। 36 + 48 एक बार चेक करके देख लो, आई थिंक 84 बनेगा, 36 और 48, 78 + 6, 78 + 6 इज 84, ठीक है जी। अब आइए R3 क्रॉस F3, ये भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो आई कैप J कैप K कैप, अब बताओ R3 क्या है, R3 ये है दिस माइनस दिस, तो -3, दिस माइनस दिस करोगे तो 2 एंड दिस माइनस दिस करोगे तो 0, ठीक है। एंड F3 की वैल्यू हमने ये लिखी है -21 -54 एंड -42। तो यहां से आई कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा जरा देखिए, आई कैप का कंपोनेंट आएगा -84, फिर आ जाओ माइनस जे कैप का, तो माइनस जे कैप का कितना बनेगा, दिस माइनस दिस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये बनेगा 6 और 12 126, ठीक है। अब आ जाइए के कैप, तो के कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो इसको मैं एक बार जरा सोल्व कर लेता हूं, 54 × 3 और प्लस हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये 204 बन रहा है भाई, 204 ये आ गया भाई हमारे पास नेट, ठीक है। अब अगर तीनों को जोड़ दे तो नया जो टॉर्क बनेगा, अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, ए पॉइंट नाम दे दूं भाई। तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ए, अब ए के अबाउट जो है वो टॉर्क हम निकाल सकते हैं। तो जरा देखिए टोटल टॉर्क क्या बनेगा, उसके लिए आई कैप कंपोनेंट जोड़ते हैं। तो आई कैप कंपोनेंट दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है।
तो अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 36 प्लस 96 माइनस 84, तो ये बनेगा 48। तो 48I1, ठीक है भाई। अब आइए जे कैप में देखिए -54, माफ कीजिएगा -27 प्लस 24 एंड -126। तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो -27 ये हो गया, प्लस 24 ये हो गया भाई, एंड -126। तो जब आप करोगे तो -129 आएगा, -129 जे कैप। अब आइए के कैप में, तो ये 9 हो गया और ये -84 और ये +204। टोटल करोगे तो जरा देख लेते हैं, 9 -84 +204, तो क्या बन गया 129 एज एक्सपेक्टेड, ठीक है 129 के। मजे आ गए। तो पॉइंट को समझिए, यहां पे चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तीनों फोर्सेस का वो इंडिपेंडेंट आ रहा है लोकेशन के। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेट फोर्स जो है वो रिजिड बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, 0। तो जब भी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो आप ये समझ जाओ कि उसका जो टॉर्क निकलेगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, आपका जो टॉर्क आएगा वो सेम आएगा। चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट निकालो, चाहे इस पॉइंट, चाहे इस पॉइंट, चाहे इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल लो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसको एक कंक्लूजन की तरह लिख लो, एक तरह से नई थ्योरम बन गई हमारे पास। क्योंकि जब भी आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है ना किसी भी नेट बॉडी के ऊपर, इसका मतलब उसके ऊपर जो इंडिविजुअल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनको आप कपल में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया कि सोचे कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उस बॉडी के ऊपर बोलूं कि भाई 9 न्यूटन यहां पे लग रहा है और 12 न्यूटन यहां पे लग रहा है और 21 न्यूटन यहां पे लग रहा है, तो देखा जाए तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। तो यहां पे आप इसको कपल में ब्रेक कर सकते हो, इस 21 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, एक 9 और एक 12, ठीक है, एक 12 और एक 9। ये जो 9 है और ये जो 9 है दोनों मिलके क्या बनेगा, 9 इंटू डी करके आप यहां पे कपल बना दोगे, और ये 12 और ये 12 ऑपोजिट है, तो यहां पे इन दोनों का भी एक कपल बन जाएगा। इसका मतलब जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के ऊपर, तो आप कपल में ब्रेक कर सकते हो उनको। और उस केस में जो टॉर्क निकल के आता है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारी लोकेशन पे। आप कहीं पे भी दिखाओ आपका इंडिपेंडेंट आएगा लोकेशन पे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि आपको पहले तो F3 बताना था, तो F3 बताना तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। आप नेट फोर्स को क्या कर दो, 0, ठीक है, तो आप F3 आपने बता दिया। उसके बाद आपको टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है कि कोई भी पॉइंट लो उसके अबाउट जो है टॉर्क इंडिपेंडेंट आएगा, और वो क्या आएगा फिर, वो ये आएगा, ये आएगा टॉर्क की वैल्यू। कोई भी एक पॉइंट ले लो उसके अबाउट फिर टॉर्क निकाल दो सबका, और ये जो टॉर्क है इंडिपेंडेंट रहेगा। सही है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए भाई, नेक्स्ट जरा देखते हैं। अब मैं एक और चीज भी बोल सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है, और वो क्या है जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो यहां से एक और इंटरेस्टिंग केस बनता है। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच में आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दे दूं, क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसका आई कैप कॉम्पोनेंट देखूं तो इसका आई कैप कॉम्पोनेंट क्या था बताओ जरा, 12 इसका था और 9 इसका था, तो 21 था ना, -21 आई कैप। अब इस -21 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, एक -9 आई कैप और एक आपका -12 आई कैप। सही है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, इस फोर्स को और इस फोर्स के 2 कंपोनेंट को अगर मैं देखूं, आई कैप वाले कंपोनेंट को देखूं, तो इसका 12 जो है वो आपका आई कैप की तरफ है, इस तरफ है, और इसका 9 भी आपका आई कैप की तरफ है। और इसका जो आई कैप है इसमें 2 हिस्से हैं, एक -9 और एक -12, तो -9 इधर है और -12 भी उधर ही है। तो अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इसका जो -9 है और इसका जो -9 है, उनमें कुछ, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, इसका भाई 9 आई कैप आपकी तरफ है और इसका -9 आई कैप पीछे की तरफ है, तो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, इनके 9 आई कैप मतलब इनके आई कैप वाले 2 कंपोनेंट, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। सिमिलरली इसका आई कैप और इसका आई कैप, इसका 12 आई कैप आपकी तरफ है, -12 पीछे की तरफ है इसका, तो उनमें भी कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो वो डिस्टेंसेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इनके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या हैं, वो भी आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर सकते हो। मैं उधर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिलहाल के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो जरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो ये एक बहुत प्यारा कंसेप्ट था जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। आपके पास एक रोड है और रोड कुछ इस तरह की है, ऐसे, और उसके बाद इस तरह से है। अब सुनो, यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1 जिसको मैं बोल रहा हूं, और यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको मैं F2 बोल रहा हूं। ठीक है जी। और ये जो F1 है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और F2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपके पास F2 दे रखा है भाई, ठीक है। एक F1 दे रखा है, एक F2 दे रखा है। अच्छा, यहां पे ये जो पॉइंट है ये है 0,0,2 और ये जो पॉइंट है ये आपको दे रखा है 2,3,-1। ये पॉइंट आपको यहां पे दे रखा है। ये पॉइंट है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन तक तो वर्टिकल है ये, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी टिल्ट होगी, XY प्लेन में नहीं रही, थोड़ा नीचे की तरफ चली गई है, ठीक है। अब सवाल यहां पे यह है कि इसका अगर मैं ये पूछूं कि बताओ ओ पॉइंट के अबाउट जो है टॉर्क कितना आएगा, अगर ये मैं आपसे पूछ लूं तो कितना बनेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? या मैं ये पूछ लूं कि बताओ ये जो दो फोर्सेस हैं इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इनके बीच में भाई एक इधर है, दूसरा आपका पैरेलली है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट है देखा जाए तो, ठीक है। ये आपका इधर है और ये आपका इधर है, तो देखा जाए तो अगर मैं इनकी लाइन ड्रॉ करूं तो एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे भाई ये, ठीक है। बस ये इधर है, ये इधर है, तो इनके बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ लूं कि बताओ इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, ये जो d आएगा ये क्या आएगा? अब इस d को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे वो आप कैसे देखोगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें उसको जरा समझिए। तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब एक्ट होंगे तो जो फोर्स, जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा दैट हैज टू बी, कोई भी एक फोर्स ले लो इनमें से, उसका मैग्नीट्यूड ले लो और F इंटू डी कर दो, ये मेरे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो इंटू डी, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा वो यहां से निकाल सकते हैं, वो बनेगा रूट ऑफ 4 + 9 + 16, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा भाई। और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो d आएगी, सही बात है। दैट हैज टू बी इक्वल टू, टॉर्क निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर टॉर्क कैसे निकालोगे? तो टॉर्क निकालने के लिए तो बहुत आसान है ना हमारे लिए भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो, हर पॉइंट के अबाउट सेम ही रहेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं 0 के अबाउट टॉर्क निकाल देता हूं, O के अबाउट निकाल देता हूं। तो पहले इसकी वजह से देखते हैं क्या टॉर्क बनेगा। तो इसके लिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? R1 की वैल्यू अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो वो हो जाएगी 2k कैप, और अगर मैं R2 की वैल्यू देखूं यहां से यहां तक की, अगर मैं डिस्टेंस को देखूं, वेक्टर को देखूं, तो ये बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सही है जी, ये लो जी, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब बताओ अगर मैं τ1 निकालूंगा तो τ1 क्या बनेगा बताओ जरा? I कैप j कैप k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट लेना भाई, 0 0 2, और फोर्स की जो वैल्यू है F1 वो है 2 3 -4, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? I कैप का कंपोनेंट जो बनेगा वो आपका बनेगा -6, माइनस j कैप का जो कंपोनेंट बनेगा वो आप देख लीजिए, वो आपका बनेगा -4, एंड प्लस k कैप का जो कंपोनेंट बनेगा वो आपका बनेगा 0। तो इसका मतलब ये बनेगा -6i कैप प्लस 4j कैप, ये बन गया τ1। इस फोर्स की वजह से O पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ गया आपके पास। अब आइए τ2, तो τ2 जो आएगा उसके लिए क्या करोगे? I कैप j कैप k कैप
और ये जो है ये है 2 3 -1, एंड जो फोर्स की वैल्यू है वो है -2 -3 एंड 4। सही है जी। R2 क्रॉस F2 कर दिया ना मैंने। तो यहां से जो टॉर्क निकल के आएगा उसमें आई कैप कॉम्पोनेंट क्या बनेगा वो जरा देखिए। 12 -3 12 -3 9 माइनस जे कैप करोगे तो 8 -2 6 एंड प्लस के कैप, और के कैप का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा -6 + 6 0। सही है जी। तो क्या आ गया दोस्तों, ये बन गया 9 आई कैप -6 जे कैप। ये हमारे पास टॉर्क आ गया τ2। एक बार जरा देख लो भाई सही है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लें बस, बाकी तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल जो टॉर्क आएगा τ0 वो क्या बनेगा, दोनों का ऐड कर दो भाई। ऐड करोगे तो 3 आई कैप बन जाएगा, आई कैप दोनों का ऐड कर दो, फिर जे कैप ऐड करोगे तो -2 जे कैप आ जाएगा। ये मेरे पास नेट टॉर्क आएगा। और क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस मेरे काम कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो टॉर्क की वैल्यू यही आएगी। अब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बनेगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो वो बनेगा आपका √9 + 4 √13 न्यूटन मीटर। ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा। और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बताओ जरा, F का मैग्नीट्यूड इंटू D के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्योंकि मैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहा हूं ना, तो फोर्स का किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच की। तो आप क्या लिखोगे बताओ जरा, ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D होगी, इट हैज टू बी इक्वल टू √13। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी √13 अपॉन रूट ऑफ, जरा देख लो ये क्या बना, 13 + 16 करोगे तो 29। मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो जो दो लाइन ऑफ एक्शन दिखेंगी आपको, उन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो आपकी ये आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ को हम कैसे देखें। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। मेरे पास एक मान लीजिए स्क्वायर ब्लॉक है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, और ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये बराबर है भाई 0.3 मीटर। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग लगा रखी है इसे। ठीक है, और उस स्ट्रिंग को यहां से हमने इधर मोड़ दिया है ऐसे, और यहां से हमने इस तरफ मोड़ दिया है। जरा देखिए कैसे, मैं इसको रेड पेन से ही दिखा रहा हूं। तो ये आपका इधर मुड़ा हुआ है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहां पे आपका स्ट्रिंग ऐसे आई और ये जो हॉरिजॉन्टल जो था उसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। यहां पे भी 100 न्यूटन का फोर्स है और यहां पे भी 100 न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 45 का है भाई, 45। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लगा रखी है ऐसे, एक और स्ट्रिंग लगा रखी है यहां पे एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे ही। ठीक है, एक और स्ट्रिंग आपकी कनेक्टेड है और यहां पे ब्लॉक लगा के, और वो एक का फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा जो फोर्स है वो इधर लग रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, यहां पे भी F फोर्स लग रहा है, यहां पे भी F फोर्स लग रहा है। ये एंगल है थीटा और ये जो एंगल है ये भी आपका थीटा है। ठीक है, आपको बताना है कि F की वैल्यू मैं क्या लूं, फाइंड F एंड थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ F एंड थीटा। find minimum value of F and theta such that tau is equal to 20 न्यूटन मीटर। टॉर्क जो है वो 20 न्यूटन मीटर का आ जाए। उसके लिए आपको बताना है कि F की वैल्यू में क्या लूं और थीटा की वैल्यू में क्या लूं, ये सवाल है। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टॉर्क है ये नहीं बता रखा कि किसके अबाउट है, ये इसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। क्यों नहीं है जरूरत बताओ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कपल मोमेंट काम कर रहे हैं।
आप बोलोगे सर 100 को देखो, 100 का एक कंपोनेंट इधर होगा, जितना कंपोनेंट इधर होगा उतना ही कंपोनेंट यहां पे इधर भी होगा। ऐसे y कंपोनेंट देखो, जितना कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ होगा उतना ही कंपोनेंट यहां पे नीचे की तरफ होगा, तो वो भी एक तरह के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। सिमिलरली इस f के जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर इक्वल एंड ऑपोजिट बनेंगे, वर्टिकल दोनों के ऑपोजिट बनेंगे। तो पॉइंट को समझिए। तो सबसे पहले तो यहां पे कपल काम कर रहे हैं, कपल काम कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो टॉर्क किसी के अबाउट भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं देखना चाहूं कि भाई इस 100 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना टॉर्क बनेगा, तो बनेगा 100 cos 30 विच इज 50√3 इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर, देखो हॉरिजॉन्टल इसका आ गया 100√3 सॉरी 50√3 और इसका भी 50√3 आ गया, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.3। ये टॉर्क हो गया भाई, ठीक है। और ये टॉर्क किधर है बताओ जरा, ये टॉर्क आपका अंदर की तरफ है, ठीक है, ये टॉर्क अंदर की तरफ है, क्रॉस लिख देता हूं। फिर आ जाओ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी आपका क्रॉस ही देगा, वो भी आपका अंदर की तरफ देगा। टॉर्क कितना देगा बताओ जरा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 50 और इसका भी 50 है, तो 50 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस 0.3 और ये भी क्रॉस है। तो ये तो दोनों का जो टॉर्क है, ये कौन सा टॉर्क आया बताओ, ये इन दोनों की वजह से आया है टॉर्क, और ये अंदर की तरफ है। जरा बताओगे कितना आएगा ये, तो 50 इंटू 0.3 करोगे तो 15, तो 15 इंटू 1 प्लस √3 आ गया क्रॉस। अब जरा मैं इसको सोल्व कर लेता हूं पहले, तो 15 इंटू 1 प्लस √3, तो जब आप इसको करते हो तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 40.98, कम्स आउट टू बी 40.98 अंदर की तरफ आ गया है। नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको अपोज करने वाला होना चाहिए भाई, कुछ इसको अपोजिंग फोर्स आना चाहिए, टॉर्क आना चाहिए। अपोजिंग कैसे आएगा बताओ जरा, ये दोनों इधर घुमा रहे हैं तो ये दोनों उल्टा घुमाएंगे, इनका जो टॉर्क बनेगा डॉट बनना चाहिए, सही है। तो सबसे पहले जरा देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, इसका f cos थीटा है, ये भी f cos थीटा है, तो इसका मतलब f cos थीटा इंटू 0.3, ये तो कौन सा हो गया बताओ जरा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आ गया। वर्टिकल की वजह से देखो, इसका वर्टिकल ऊपर है, इसका वर्टिकल नीचे है, तो ये भी ऑपोजिट देगा भाई, ठीक है। तो आप बताओ क्या बनेगा, तो उसके लिए मतलब ये भी डॉट की तरफ देगा, फोर्स कितना देगा, f sin थीटा इंटू 0.3, ये बनेगा। और ये कितना होना चाहिए, दोनों का अगर मैं मिला दूं तो ये डॉट की तरफ है, ध्यान देना, तो ये होना चाहिए आपका 20.98। क्यों भाई 20.98 होना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि दोनों को जब आप जोड़ोगे ना, तो ये डॉट है और ये क्रॉस है, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मैं कह सकता हूं f इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 20.98 डिवाइड बाई 0.3, ये बन गया भाई, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, अब मुझे थीटा भी बताना है और एफ भी बताना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू बतानी है और एफ की वैल्यू बतानी है, तो जरा देखिए कैसे करेंगे इसको, और मिनिमम वैल्यू बतानी है भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री, नहीं √2 इंटू बनेगा भाई, √2 इंटू, जब इनको जोड़ोगे तो यही तो आएगा भाई, एक बार जरा देख लो, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 20.98 डिवाइड बाई 0.3, और इस √2 को मैं इधर ले आता हूं, ये लो जी। अब मुझे फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम एफ चाहिए, तो मिनिमम एफ तब आएगा जब ये आपका मैक्सिमम हो जाए, और इसको होने के लिए थीटा की वैल्यू को 45 लेना पड़ेगा, तो थीटा को आप ले लो 45 डिग्री, तो उससे एफ जो है वो मिनिमम आ जाएगा, और मिनिमम की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, वो आएगी 20.98 डिवाइड बाई 0.3 √2, ठीक है। ये आपका बनेगा भाई। अगर आप थीटा की वैल्यू 45 लोगे तो फोर्स की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसका मतलब यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ पूछा है, ठीक है, एफ पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ये आपको बतानी है, थीटा की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी भाई, ठीक है। थीटा अलग से पूछा है कि थीटा में क्या लूं, कि भाई आपका जो फोर्स है इसके अंदर वो मिनिमम हो, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का, अदरवाइज तो आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक को मिनिमम लोगे तो दूसरा
फिर क्या लोगे, ठीक है, और तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, ठीक है। तो आपको एफ मिनिमम पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी और कौन से थीटा पे होगी वो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जो आएगी वो ये आएगी और थीटा इक्वल टू 45 पे आएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो कि कैसे हमने इसको सोल्व किया। कपल काम कर रहे हैं ना, तो सिंपल कपल का कंसेप्ट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।